अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रेड 9th में पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी में हम किस चीज़ का मुताला करते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी में हम जानदारों का मुताला करते हैं और एक जानदार होने के लिए उसकी ये शर्त है कि वो सांस लेता हो। अब सांस लेने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि एक गैस हम इनटेक करते हैं और एक गैस हम बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। अब कौन सी गैस हम इनटेक करते हैं और कौन सी गैस हम इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, आज वो सारा पढ़ते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज बायोलॉजी की क्लास 10th का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। गैसियस एक्सचेंज दरअसल गैसों का तबादला है। तबादले से क्या मुराद है कि हम एक गैस हासिल करने के बदले एक गैस इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस हम इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और कौन सी गैस हम हासिल करते हैं, वो देखने के लिए हम ये दो फिनोमेना जानदारों का देखेंगे। उनमें से एक है रेस्पिरेशन और दूसरा फिनोमेना है फोटोसिंथेसिस। तमाम जानदारों में दो तरह के फिनोमेना पाए जाते हैं, एक रेस्पिरेशन है और एक फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे का एक आर्गन होता है पत्ता, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन कलर का। वो सूरज की रोशनी से ग्लूकोज तैयार करता है और रेस्पिरेशन में वो ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़े जाते हैं। तो इनमें फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो उसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, हासिल होती है, जिसे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जो रेस्पिरेशन में जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़े जाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो गैसें हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन दोनों फिनोमेना में इस्तेमाल होती हैं और दूसरे की इस्तेमाल होती हैं इकट्ठी। तो ये दो गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एक की इस्तेमाल की हुई गैस जो फिर बाई प्रोडक्ट से दूसरी गैस हासिल होती है, वो पहले वाले फिनोमेने में इस्तेमाल हो जाती है। तो कौन सी गैस कब इस्तेमाल होती है आप लोग पढ़ चुके, यानी कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है और रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनती है और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और ये गैसों का तबादला होता रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस जानदार को कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, यानी कि पौधे भी जानदार हैं और जानवर भी जानदार हैं। अब पौधों की जो बनाई हुई ऑक्सीजन है वो जानवर हासिल कर लेते हैं, यानी कि बाकी एनिमल्स हासिल कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। और इन एनिमल्स में जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन पौधों में भी होती है, लेकिन जो मेजर होती है वो रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है, और एनिमल्स की बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जानवर और पौधे, एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं गैसों के मामले में, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के मामले में, इस्तेमाल करने के मामले में, और उनका फिर बाय प्रोडक्ट इस तरह बनती रहती है और ये साइकिल चलता रहता है। अब मज़ीद आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बाद गैसों का तबादला कैसे होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को सिंपली हम आम जुबान में अमले तनफ़ुस कह सकते हैं, यानी ऐसा अमल जिसमें एक जानदार सांस लेता है। सांस लेने के लिए आप ये फोकस करें कि एनिमल्स या इंसान, क्योंकि एक सोशल एनिमल है तो ये भी किंगडम एनिमलिया में आता है, तो इसकी ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं। ब्रीदिंग के दो तरह के होते हैं फिनोमेना। सबसे पहले इनहेलेशन और नंबर 2 पे एक्सहेलेशन। ये क्या है? जब हम सांस
लेने के लिए ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन इनटेक होती है, यानी कि एक गैस हम हासिल करते हैं और नाक के ज़रिए से जिस्म के अंदर जाती है, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और इसके बाद चूँकि इनहेलेशन हो चुकी होती है तो एक्सहेलेशन करना ज़रूरी होता है, एक और गैस को जिस्म के बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो जब गैस जिस्म के बाहर निकलती है उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी मज़ीद डिटेल हम बाद में देखेंगे, एक इसका अलग टॉपिक है ब्रीदिंग का। तो उसके बाद हम देखते हैं रेस्पायरेशन क्या होती है। रेस्पायरेशन एक मैकेनिकल अमल है और बायोकेमिकल अमल है, यानी कि रेस्पायरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमल है। और हम इसको पहले देख चुके कि इसमें फोटोसिंथेसिस की गई तैयार की गई ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है एक अमल में, और इसके बाद गैस हासिल होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या क्या हैं। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो और रेस्पिरेशन हो रही हो तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और कुछ ऐसी भी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं। ये भी आगे डिटेल में हम रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ते हैं, आज एक सिंपली टच है इसके बारे में। हम कोई भी अमल पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो सबसे पहले हम प्लांट्स का जिक्र करते हैं और उसके बाद एनिमल्स का। तो चूँकि ये भी एक अमल है तो इसलिए हम पहले प्लांट्स का जिक्र करते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। पौधों में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सब पत्ते में एक मशहूर बात है कि पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है, और हम फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ चुके। तो फोटोसिंथेसिस पत्तों में चूँकि होती है तो जाहिर है पत्ते का एक अहम किरदार होगा गैसों के तबादले में। पत्ते में एक कुदरत ने एक साख्तें रखी होती हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा और सिंगुलर स्टोमा, ये किसी एक पॉइंट में बहुत से स्टोमेटा पाए जाते हैं और ये दो गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप, और इनके दरमियान एक पोर होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और सिंगल है स्टोमा, दो गार्ड सेल्स होते हैं। पत्तों में इनके ज़रिए स्टोमेटा के ज़रिए गैसों का तबादला होता है। फिर कुछ पत्ते पौधे ऐसे भी होते हैं जो अभी जवान नहीं हुए होते, तो उनमें तनों के ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है, और तनों में मुख्तलिफ एक साख्तें पाई जाती हैं, स्टोमेटा की तरह ही वो काम करती हैं। वो भी पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये पौधों में, दरख्तों और पौधों में, छोटे वो पौधे हों या बड़े पौधे, उनमें ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स बायस बनते हैं कि गैसों का तबादला हो। तो आपने अभी देखा कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ा, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये दो तरह की लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स होती है अपर एपिडर्मिस, इसके बाद इसमें कुछ मेसोफिल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। मेसोफिल टिश्यू के नीचे एक साख्तें होती हैं जिसमें जाइलम
जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जाइलम और फ्लोएम आप जानते हैं कि पत्तों में खुराक और पानी की तरसील का काम करते हैं। इसके बाद लोअर एपिडर्मिस और जो अभी हमने स्टोमेटा का जिक्र किया, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं गार्ड सेल्स के साथ। ये गार्ड सेल्स और इनके दरमियान एक पोर जिसको स्टोमेटा कहेंगे। अगर ये डायग्राम आप ज़हन नशीन कर लें तो आपको ये तमाम अमल समझने में आसानी हो सकती है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस, ये जाइलम और फ्लोएम, और ये मेसोफिल टिश्यूज। आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्विट करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई सजेशंस देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।